जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम बात करेंगे उन एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, उन न्यूज की जो एग्जाम्स में कंफर्म आने ही वाले हैं। ये रिसर्च करके लाता हूं मैं बच्चों, एक एक पॉइंट, एक एक न्यूज। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे, और जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िए प्लीज। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो शायद ये लेक्चर ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। रेगिस्तान चक्रवात टू। हालांकि इसका नाम एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ही है, लेकिन आप लोग रेगिस्तान चक्रवात टू ये बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन टू, ठीक है बच्चों, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि यूएई के साथ इंडिया परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, यूएई के साथ इंडिया परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या है ये? एक मिलिट्री, ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज है। ये एनुअली किया जाता है, ये एनुअली किया जाता है, यानी कि हर साल किया जाता है। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज जब भी हम लोग किसी कंट्री के साथ करते हैं तो इसकी दो ही वजह होती है मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मुख्य रूप से दो वजह ये होती है कि हम अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक तो ये कि अपनी जो एक्सरसाइज होगी इसमें बहुत सारे हथियार हम लोग दिखाएंगे, हथियारों की प्रैक्टिस करेंगे, पहला तो ये। और दूसरा, युद्ध में जाने से पहले, युद्ध की परिस्थितियों से अगर हम पहले से ही निपट लें, पहले से ट्रेन हो जाए, पहले से प्रैक्टिस कर ले, तो युद्ध को जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यूएई और इंडिया ये एक्सरसाइज करता है जिसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन। अब ये डेजर्ट साइक्लोन टू क्यों है? क्योंकि डेजर्ट साइक्लोन वन कब किया गया था? 2024 में। ठीक है, 2024 में डेजर्ट डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन वन किया गया था 2025 में। और ये वाला वन वाला है, और ये आपका सेकेंड वाला 2025 में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है बच्चों? तो ये आपका 18 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर की बीच में चलने वाला है। और ये कहां पे खत्म होगा? तो आबू धाबी में। ठीक है बच्चों, आबू धाबी में किया जा रहा है। ठीक है, अगर आबू धाबी में तो किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और क्या क्या किया जाएगा? देखिए, रेत में युद्ध कैसे किया जाता है इस बात की प्रैक्टिस की जाएगी यहाँ पे। और जो टैक्टिक्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है युद्ध को जीतने में, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। वॉर कॉपरेशन से कैसे जीती जाती है, यानी ओवरऑल कहूं तो युद्ध की परिस्थितियों की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? यूएई और इंडिया। और यूएई की तरफ से कितने सैनिक यहाँ पे हैं? यूएई की तरफ से 53 सैनिक है यहाँ पे, याद रखेगा। ठीक है, मैकेनिज्म इन्फेंट्री बटालियन के कौन से? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री बटालियन के। ठीक है बच्चों, बटालियन के, ठीक है, बटालियन के कितने? 53 सैनिक हैं। और भारत के कितने सैनिक हैं? भारत के 45 सैनिक हैं। ठीक है, और कौन से? मैकेनिज्म इन्फेंट्री, ये मतलब यही चीज है। ठीक है, सेम सेम बटालियन होती है, लेकिन नंबर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो या यूं कह लीजिए आमतौर पे कि भारत से 45 सैनिक और यूएई के 53 सैनिक एक साथ मिलकर के प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो भारत और यूएई के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक यूएई के अबू धाबी शहर में आयोजित किया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, अगला जो न्यूज है आपका क्या कहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अनावरण किया है या फिर अनवील किया है आरआरबी का नया लोगो। आरआरबी, अभी देखिए, आरआरबी का लोगो कुछ और हुआ करता था। ठीक है, आरआरबी का लोगो कुछ और हुआ करता था, अभी आरआरबी का नया लोगो ये हो चुका है। ठीक है, ये आरआरबी का नया लोगो हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं आरआरबी क्या है। आरआरबी का मतलब क्या है बच्चों? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल, रूरल, ठीक है बच्चों, रूरल बैंक आरआरबी का फुल फॉर्म है। ये क्षेत्रीय बैंक है, ये ग्रामीण बैंक आप लोग देखना, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो आपका मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, इस तरीके से हुआ करता है। तो ये ग्रामीण बैंक है, और इसको स्टार्ट किया गया था आरआरबी एक्ट, आरआरबी एक्ट, आरआरबी एक्ट 1976 में, जो इंदिरा गांधी ने स्टार्ट करवाया था इसको, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने इसको स्टार्ट करवाया था, याद है। ठीक है बच्चों,
अब ये पहला जो आरआरबी था ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। फर्स्ट आरआरबी जो था वो कौन सा था? प्रथमा बैंक। कौन सा? प्रथमा बैंक, ठीक है बच्चों। प्रथमा प्रथमा बैंक था पहला आरआरबी, ठीक है बच्चों, याद रखना। कहाँ पे था? तो मुरादाबाद में खोला गया था, ठीक है, मुरादाबाद में खोला गया था, ठीक है बच्चों, याद रखना। और अभी हाल ही में कितने आरआरबी हुआ करते थे? तो 43 आरआरबी हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इनको घटा करके मर्ज करके 28 कर दिया है, ठीक है। अब आरआरबी का लोगो का क्या मतलब है? हर एक कंपनी का, हर बैंक का एक चिन्ह होता है, वैसे ही आरआरबी का भी एक चिन्ह है, आरआरबी का भी एक लोगो है, ठीक है। तो ये लोगो को इस बार अभी चेंज कर दिया गया है। चेंज करने में दो लोगों का हाथ है, यानी कि दो लोगों ने चेंज किया है यहाँ पे डिसीजन लेने में, ठीक है। एक आपका नाबार्ड है, एक आपका नाबार्ड है, ठीक है, जो कि 1982 में बनाया गया था, ठीक है। और एक आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय है, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री है यानी कि वित्त मंत्रालय है। ये दोनों ने मिल करके डिसाइड किया कि हाँ भाई इसका लोगो चेंज कर दिया जाए। अब इसका लोगो चेंज करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, पहले क्या हुआ करता था, हर एक राज्य के अलग अलग आरआरबी हुआ करते थे। बिहार का अलग जा रहा है, मध्य प्रदेश का अलग, हरियाणा का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग। और एक ही राज्य में कई आरआरबी भी हुआ करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 3 आरआरबी थे, बिहार की बात कर ले 2 आरआरबी थे। और सबके लोगो अलग अलग थे, सबके लोगो अलग अलग थे। तो भारत सरकार ने 2021-22 में एक मुहिम चलाया, 2021-22 में एक मुहिम चलाया, वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है बच्चों, वन आरआरबी, यानी कि एक राज्य का एक ही आरआरबी होगा। दो दो तीन तीन आरआरबी अब किसी भी राज्य में नहीं होंगे, ठीक है। और अभी ये जाके 2024 23 24 तक कंप्लीट हो भी गया। 2023 24 तक आते आते ये कंप्लीट हो भी गया कि ठीक है भैया सारे आरआरबी को मर्ज करके क्या कर दो, 2028 में लेकर के आ जाओ। ये अभी आपका हो गया, ठीक है। यानी 28 हो चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि जिसके 2 आरआरबी है वो एक आरआरबी बन गया। उत्तर प्रदेश के 3 आरआरबी थे, तीनों आरआरबी को एक में मर्ज कर दिया गया। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये जो आरआरबी है इन सबके अलग अलग लोगो अभी भी थे, क्योंकि स्टेट के मर्ज हुए थे ना। अलग अलग स्टेट के आरआरबी जो थे, ये हर एक राज्य का अलग आरआरबी और सबके अलग अलग चिन्ह। तो यहाँ पे क्या किया गया, वन लोगो, ठीक है, वन लोगो फॉर फॉर ऑल आरआरबी, ठीक है, ऑल आरआरबी, सभी के लिए एक ही लोगो होगा, अभी डिसाइड किया गया। और वो ये लोगो है, क्लियर है बच्चों। तो अभी भारत के वित्त मंत्रालय ने, ठीक है, जैसे मैंने बताया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है, वन स्टेट वन आरआरबी नीति के बाद सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी के लिए एक नया साझा यानी कि कॉमन लोगो लॉन्च किया है, जो कि ये रहने वाला है। इसका उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण बैंकों की एक समान पहचान बनाना है। सिंगल पहचान होनी चाहिए भाई सबकी, अलग अलग पहचान यहाँ पे नहीं हो सकती है, नहीं रखनी है सारे सारे बैंकों की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगली जो न्यूज आती है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ठीक है, कि नैना नैना कालू विल्स टर्नर प्राइस 2025, ठीक है, विल्स टर्नर प्राइस 2025। अभी देखिए, नैना कालू कौन है? तो एक स्कॉटलैंड की एक कंटेम्पररी आर्टिस्ट है, ठीक है, कहाँ की है? स्कॉटलैंड की, ठीक है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की एक आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो नैना कालू एक स्कॉटलैंड की आर्टिस्ट है विद ऑटिज्म, इनको ऑटिज्म है, ठीक है, इनको ऑटिज्म, बताऊंगा क्या है ऑटिज्म। वॉन द 2025 टर्नर प्राइज, उन्होंने टर्नर प्राइज जीत लिया है 2025 का। नैना कालू एक महिला है स्कॉटलैंड की, जिन्हें एक बीमारी है ऑटिज्म की। ये बीमारी के बावजूद भी उन्होंने क्या जीत लिया है? टर्नर प्राइज जीत लिया है 2025 का, ठीक है। किस लिए? अपने इनोवेटिव, ठीक है, नए और बहुत ही अलग तरीके के कुछ उन्होंने इनोवेट किया है। क्या इनोवेट किया है? यहाँ पे क्या बनाया है? ब्राइटली कलर्ड cocoon like wrapped sculpture displayed in a discussed power station, display in a de-used power station in Barcelona, transforming the industrial space and redefining contemporary visual art। अभी देखिए, अब क्या पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने क्या जीत लिया है? तो टर्नर प्राइज जीत लिया है, ठीक है, टर्नर प्राइज जीत लिया है, ठीक है। और टर्नर प्राइज क्या होता है? टर्नर प्राइस क्या होता है, ठीक है बच्चों, टर्नर प्राइस क्या होता है? टर्नर, ठीक है, टर्नर प्राइस क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए टर्नर प्राइज इन्होंने जीत लिया है। टर्नर प्राइज विजुअल आर्ट के लिए दिया जाता है, विजुअल आर्ट के लिए दिया जाता है। अब सर विजुअल आर्ट क्या है? विजुअल आर्ट क्या है? विजुअल आर्ट का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसा आर्ट जो हम लोग कुछ ऐसा सजाने के लिए, कोई डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं, या घर में रखने के लिए कोई हमने लकड़ी का बना दिया कुछ ऐसा पेंट वेंट करके, या दीवार पे ही हम लोगों ने कुछ बना दिया, और वो 3D में होना चाहिए। इसमें 3D में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको हम किसी भी एंगल से देख सके, 3D में होना चाहिए। इस तरीके का आर्ट बनाने के लिए क्या दिया जाता है? टर्नर प्राइज दिया जाता है। और कौन से साल से दिया जा रहा है? ये तो 1984 से दिया जा रहा है, याद रखिएगा। और ये जो टर्नर प्राइज है इस बार 2025 का किसको दिया जा रहा है? तो नैना कालू को दिया जा रहा है, नैना कालू, ठीक है बच्चों। 2025 का किसको दिया जा रहा है? 2025 का किसको दिया जा रहा है? ठीक है, तो नैना कालू को दिया जा रहा है। अब ये नैना कालू क्यों इतनी फेमस हो गई? यार ये ठीक है ना, कोई भी ऐसा डिजाइन तो बना के कोई भी जीत सकता है, नो डाउट, है ना। लेकिन जो ये टर्नर प्राइज दिया जाता है विजुअल आर्ट के लिए, वो बेहतरीन विजुअल आर्ट के लिए दिया जाता है। किसने बहुत बेहतरीन विजुअल आर्ट बनाया है? ये तो बहुतों ने बनाया होगा, लेकिन ये क्यों जीत रही है? क्योंकि ये ऐसी पहली महिला बन गई है जो कि ऑटिज्म की बीमारी के साथ उन्होंने ये खिताब जीता है। तो सर ये ऑटिज्म क्या होता है? चलिए बताते हैं। ऑटिज्म की बीमारी के साथ, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इन्होंने कौन सी बीमारी के साथ? ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म की बीमारी के साथ, ठीक है, ऑटिज्म की बीमारी के साथ ये खिताब जीता है। और ये ऑटिज्म की बीमारी क्या होती है? होती है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या? न्यूरो, ठीक है, न्यूरो न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसऑर्डर। यानी कि बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसमें कुछ सीखने की क्षमता कम हो जाती है। आपने देखा हो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमागी कमी के कारण क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, बोलचाल नहीं। वैसे तो देखिए कोई बंदा शर्मीला भी हो सकता है, इसलिए भी क्लास में चुपचाप बैठा हो सकता है, लेकिन कुछ तो बीमारी के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। ठीक है, मैडम बात क्या कर रही है, सर बात क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। तो इसको हम लोग ऑटिज्म की बीमारी बोलते हैं। ये ऑटिज्म की बीमारी जो इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो कि सीखने की कैपेबिलिटी खो चुका है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी, लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है, क्योंकि ये जो विजुअल आर्ट बनाने में दिमाग लगता है ना। अच्छा एक और चीज, जो ऑटिज्म की बीमारी होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो हर क्षेत्र में हो सकता है कि मुझे मैथ समझ नहीं आ रही है, लेकिन लेकिन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि मुझे हिस्ट्री ऐसे रट रही है, एक एक तारीख ऐसे रट रही है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक क्षेत्र में ऑटिज्म हो सकता है कि मुझे कोई पढ़ाई नहीं पसंद है, लेकिन मैथ्स में मेरा दिमाग इतना चलता है कि भाई कोई मेरा हाथ ही नहीं पकड़ सकता, ये भी ऑटिज्म है। तो ये ऑटिज्म की बीमारी के बावजूद इन्होंने टर्नर प्राइज जीत लिया है। यानी कि हर एक फील्ड में अगर कहे तो इनका दिमाग नहीं चल रहा था, लेकिन विजुअल विजुअल आर्ट वाले में इनका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा चला है। तो अब देखिए, ऑटिज्म से पीड़ित होने के बावजूद भी स्कॉटिश कलाकार नेना कालू ने वर्ष 2025 का टर्नर प्राइज जीता। उन्हें ये पुरस्कार बार्सिलोना में दिया गया, और बार्सिलोना में एक बंद फैक्ट्री पड़ी थी, वहां पे इनके सारे के सारे जो विजुअल आर्ट्स को सजाने में लगा दिया गया, पूरे विजुअल आर्ट को सजा दिया गया। और वहीं पे एक प्रदर्शनी लगाई गई, एग्जीबिशन किया गया इनके सारे के सारे आर्ट का, ठीक है, एक बंद पड़े पावर स्टेशन में प्रदर्शित किया, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया था? रंग बिरंगा यानी कलरफुल कोकुन जैसी मूर्तियों के लिए दिया गया। कोकुन जैसी मूर्तियां बनाई, कोकुन पता है ना, जो कैटरपिलर होता है जिसमें से हम लोग रेशम वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो कोकुन जैसी मूर्तियां बनाई और बेहद रंग बिरंगी बनाई है। और वहां जितने लोग भी थे प्रदर्शित की गई थी, जितने लोगों का भी आर्ट, वो सारे के सारे आर्ट क्या थे? खूबसूरत थे, लेकिन इनका आर्ट सबसे ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। और ये ऐसी पहली विनर बन चुके हैं टर्नर प्राइज की, जो कि ऑटिज्म से पीड़ित होने के बावजूद भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ऑटिज्म से पीड़ित स्कॉटिश कलाकार नेना कालू ने वर्ष 2025 का टर्नर प्राइज जीता। उन्हें ये पुरस्कार बार्सिलोना के एक बंद पड़े पावर स्टेशन में प्रदर्शित उनकी रंग बिरंगी कोकून जैसी मूर्तियों के लिए दिया गया, जिसमें आधुनिक दृश्य कला को नहीं जिसमें आधुनिक दृश्य
ने कला को नहीं पहचान दी। डेफिनेटली देखिए किस तरीके से इन्होंने ये कला दिखाई है। आगे अब देखिए भारत के लिए एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज को इधर देखें, सभी लोग इधर देखें ध्यान से, ठीक है, जितने लोग भी होंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखें इसको, ठीक है, ये न्यूज समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस न्यूज में बहुत ऐसी बातें हैं जो आप बिना समझे कोई भी चीज मतलब इस न्यूज के बारे में डिटेल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप भी देखें इधर, ठीक है, हेलो हेलो, आप लोग भी देखें इधर, चलो ठीक है, चलो। तो देखिए, तो एक सैटेलाइट है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट, ठीक है, एक सैटेलाइट है ब्लूबर्ड सैटेलाइट, वो किसकी है? ब्लूबर्ड सैटेलाइट किसकी है? तो अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की है, ठीक है, याद रखना, ब्लूबर्ड सैटेलाइट अमेरिका की है। अभी तक जो भी सैटेलाइट होती थी वो भारत की सैटेलाइट दूसरे देशों वाले लॉन्च करते थे, सैटेलाइट भेजते थे, यानी कि लॉन्चिंग पैड भारत के पास बहुत ही कम था। लेकिन अभी भारत ने अपने लॉन्चिंग पैड अच्छे डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ तो जाते थे कि सर हमारी सैटेलाइट को अपनी लॉन्चिंग व्हीकल से भेज दो ना ऊपर प्लीज, है ना। अब भारत दूसरों के सैटेलाइट को अपने लॉन्चिंग व्हीकल से भेज रहा है। समझ रहे हैं पॉइंट क्या है? ये चीज है। तो अभी देखिए इसरो ने, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया, इसरो लॉन्च कर रहा है, ठीक है, इसरो लॉन्च कर रहा है अप्लाइड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी एएसटी स्पेस मोबाइल्स ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट ऑन December 2024 using LMB3 from Satish Dhawan Space Center Sriharikota under a commercial contract executed by NSIL, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पे ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, ठीक है बच्चों, ब्लूबर्ड सैटेलाइट है। और जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, ठीक है, वो कहाँ की है? कहाँ की है? तो अमेरिका की है, यूएसए की है। अब इस सैटेलाइट को भारत क्या करेगा? भारत क्या करेगा? भारत अपने लॉन्चिंग व्हीकल जो है, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल जो है उसके साथ लॉन्च करेगा। भारत अपने लॉन्चिंग व्हीकल के साथ लॉन्च करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग LVM-3 के नाम से जानते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ठीक है। भारत अपने लॉन्चिंग लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 के साथ लॉन्च करेगा। क्लियर है पॉइंट? इसे हम लोग पीएसएलवी मार्क 3 के नाम से पहले जानते थे, अभी हम इसको लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 कहां पे है? तो सतीश धवन कहां पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है ये? तो श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा। यहां से हम लोग अपने सारे के सारे सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं। तो ये हमारे पास पहले एक ही हुआ करता था, तो इसमें बहुत सारा बर्डन था। तो हम लोग ना फॉरेन के जो लॉन्चिंग व्हीकल होते थे, अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई सामान भेजना है तो मैं ट्रक में डाल के भेज दूंगा, कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, ऐसे भेज दूंगा। ठीक वैसे ही अगर सैटेलाइट भेजना है आसमान में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है या फिर कहीं पर भी आसमान में भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक व्हीकल से मैं भेजूंगा। तो व्हीकल भारत के पास कहाँ पे है? तो भारत के पास श्री सतीश धवन श्रीहरिकोटा में जो स्पेस सेंटर है भारत का, वहां पर है। तो सैटेलाइट तो बना लिया अमेरिका ने, और अमेरिका उस सैटेलाइट को हम अपने गाड़ी से भेज रहे हैं ऊपर। क्लियर पॉइंट? और ये वाला सैटेलाइट है कहां पे जाएगा? ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अभी लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? तो याद रखते हैं ना, हमारे जमीन से 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, इसके बीच में जितना भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो ऑर्बिट बोलते हैं। तो अमेरिका का एक सैटेलाइट है ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, उसे भारत अपने लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, लॉन्चिंग व्हीकल इसी गाड़ी से अमेरिका के सैटेलाइट को भेजा जाएगा, ठीक है। कहां? ऊपर भेजा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और ये जो व्हीकल है ये कहां पे है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में है, यानी कि श्रीहरिकोटा। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो अभी क्या, भारत की इसरो, और ये भारत की इसरो, इसरो ने डील किया है, इसरो ने, ठीक है, किसके साथ? एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी, ठीक है, याद रखना क्या है ये? एएसटी स्पेस मोबाइल, ये एक कंपनी है, ठीक है, यानी कि ये जो लॉन्च, ये है ना ब्लूबर्ड, ठीक है, किसने बनाया है? तो एएसटी ने बनाया है, एएसटी कंपनी ने बनाया है, ठीक है, ये ब्लूबर्ड। और क्या बनाया है इसने? ठीक है, क्या बनाया इसने? तो मोबाइल सैटेलाइट। कौन सा? मोबाइल सैटेलाइट, ठीक है, मोबाइल सैटेलाइट। अब इसका क्या मतलब है सर? ठीक है, देखिए,
अब मोबाइल सैटेलाइट का मतलब क्या है? ये ब्लू बर्ड है ना, एक मोबाइल सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या है? ये आसमान में जाएगा ना तो इंटरनेट जो हमारा इस सैटेलाइट के जरिए चलेगा, यानी कि अब हमें तार वार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर सक्सेसफुल रहा मिशन तो ब्लू बर्ड 6 जो सैटेलाइट है इसी से हमारा इंटरनेट डायरेक्ट चला करेगा। हमें किसी जमीन के अंदर से तार वार बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सैटेलाइट किसने बनाया है? तो AST स्पेस मोबाइल कंपनी ने बनाया है, ठीक है, याद रखना। और अमेरिका का ब्लू बर्ड 6 हम लोग भेज रहे हैं अपने लॉन्चिंग व्हीकल से, कितने तारीख को? 24 दिसंबर को। और लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा होगा? तो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, क्लियर पॉइंट, याद रखना। और श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च NSIL द्वारा किए गए एक व्यवसायिक अनुबंध के तहत होगा। NSIL ने डील किया है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ जो डील किया है ना, यानी कि बिचौलिया इसरो का एक ये पार्ट है, ठीक है। NSIL इसरो का एक पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नेशनल स्पेस इंडिया, ठीक है, स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है बच्चों, लिमिटेड। ये NSIL है, इसने डील किया है यूएसए के साथ, ठीक है बेटो, हम तुम्हारा जो ये सैटेलाइट है भेज देंगे ऊपर आसमान में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूज आपकी क्या है, ठीक है। अब अगला जो न्यूज आता है ये है, इसरो ने लॉन्च किया है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 टू अलाइन एकेडमिया विद स्पेस मिशन। इसरो ने अकादमी जगत को अंतरिक्ष मिशनों से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ किया। चलिए वेरी गुड, ठीक है, अच्छी न्यूज है। अभी देखिए क्या होता है कि एक एग्जांपल से लेके चलते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसरो एक स्पेस भेजना चाहता है, स्पेस में कोई मिशन भेजना चाहता है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक मिशन भेजना चाहता है गणेश, ठीक है, मिशन गणेश भेजना चाहता है, ठीक है, मिशन गणेश भेजना चाहता है, ठीक है। कहाँ भेजना चाहता है? स्पेस में। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप लोग वैसे मत समझ लेना कि हाँ सही में कोई ऐसा मिशन है। ये रियलिटी में, मान लो कि रियलिटी में ही भेजा जा रहा है। अब ये जो रॉकेट है गणेश, इसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जिसका वजन बहुत ज्यादा है, क्या वजन ज्यादा है, ठीक है। ये फ्यूल ज्यादा यूज करता है, इतना फ्यूल ज्यादा यूज करता है कि ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उसका पहले फ्यूल खत्म हो जाएगा। क्लियर है कौन यहाँ पे? ये इमेज ऊपर जाके इमेज ठीक से नहीं भेज पाएगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता था? हमारा इसरो सॉल्व किया करता था, है ना, ये सारी सारी प्रॉब्लम को। लेकिन अब इसरो ने बोला कि यार भारत के यूनिवर्सिटीज में कितने दिमाग हैं, ना जाने कितने सारे बच्चे इतने बड़े बड़े दिमाग लेके घूम रहे हैं। कई बच्चा देखो लकड़ी से जो ड्रोन बना देता है, कई बच्चा 80 किलो का जो वजन उठाने वाला बड़ा सा ड्रोन बना देता है, वो घूम रहा है पूरे शहरों में ऊपर ऊपर। कई लोग ड्रोन से दवाइयां पहुंचा रहे हैं, कई लोग ऐसी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी में दिमाग वाले हैं। तो क्यों ना ये सारी सारी प्रॉब्लम को हम क्या बोले, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास भेज दें, ठीक है। कि देखो बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा बच्चा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे इस यूनिवर्सिटी सर हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड बास्केट प्रोग्राम। और 2025 का है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्ड बास्केट 2025, क्लियर पॉइंट। तो इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च कर दिया है, ठीक है। किस लिए किया है? ताकि इंडिया के इसरो को इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके, किस इंडिया के एकेडमिक रिसर्च यानी जितने भी कॉलेज हैं उनको स्पेस मिशन के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये एक BHU हो गया, ठीक है, ये IRT दिल्ली हो गया, ये IRT आपका रुड़की हो गया, ये आपका मद्रास हो गया, ये आपका NIIT हो गया। ये सारे इन इंस्टीट्यूटों से इसरो ने जोड़ दिया किस चीज को? स्पेस मिशन को, ठीक है। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इसरो ने क्या किया? लॉन्च किया रिस्पॉन्ड इनिशिएटिव 2025, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन एकेडमिक रिसर्चर्स, यानी कि जितने भी कॉलेज वगैरह के रिसर्च है, किससे? स्पेस मिशन से जोड़ दिया। इससे क्या होगा और कैसे जोड़ा है? इसरो ने क्या किया है? प्रपोजल इनवाइट किया है, इनको प्रपोजल दिया कि देखो ये सारी समस्याएं हैं, आप आओ सॉल्व कर सकते हो तो करके दिखा दो भैया, ठीक है। तो ये बोलेंगे सर हम कैसे सॉल्व करें? तो बोले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देता हूं ना मैं, एक प्लेटफॉर्म बना देता हूं जिसका नाम है आई ग्रास्प। एक हम लोग क्या बनाता हूं,
प्लेटफॉर्म बनाता हूं, तो जितने भी ये संस्थान हैं वो आई ग्रेस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और रजिस्टर करेंगे। और आई ग्रेस किसका है? तो इसरो का है। ठीक है बच्चों, तो अभी आई ग्रेस पोर्टल बनाया गया है फॉर मिशन के लिए। ठीक है, और ये सारे के सारे मिलकर के इस पे रजिस्टर करेंगे ताकि इस इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। और ये कौन सी समस्या है? स्पेस प्रॉब्लम्स हैं, जो कि किसने ढूंढा? इसरो ने ढूंढा। क्लियर? कितना अच्छा इनिशिएटिव है ना। ठीक है, कि कॉलेज के जो वो बच्चे हैं, वो टीचर्स हैं जिनको शायद मौका ना मिल पा रहा हो लेकिन दिमाग बहुत तेज हो, वो सारे के सारे यहाँ पे काम अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो इसरो ने रिस्पॉन्ड इनिशिएटिव 2025 की शुरुआत की ताकि भारतीय शैक्षणिक शोध को अंतरिक्ष मिशनों से जोड़ा जा सके। इन सारे कॉलेजेस को अंतरिक्ष मिशनों से जोड़ा जा सके। इसके तहत मिशन आधारित और तकनीक पर आधारित अंतरिक्ष शोध के लिए प्रस्ताव आई ग्रास्प पोर्टल पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। याद रखना, ये कितना बढ़िया एक मिशन है इसरो के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो कब बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला जो न्यूज आती है, इंडिया फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व राइज टू 688.94 बिलियन। ठीक है, अभी देखिए भारत का जो फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, रिजर्व। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी जो भारत के पास इकट्ठी हो रही है, जैसे कि डॉलर हो गया, जैसे कि यूरो हो गया, जैसे कि युवान हो गया, ठीक है, जैसे कि येन हो गया, जैसे कि दिनार हो गया। ये सब क्या है? ये आपकी फॉरेन करेंसीज हैं। तो इनका स्टॉक भारत के पास बढ़ के कितना हो गया? 688.94। ठीक है, कितना हो गया? 688.94 बिलियन डॉलर का हो गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बिलियन डॉलर का हो गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास क्यों बढ़ता है, विदेशी मुद्रा क्यों बढ़ता है? जब हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा, मनी बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, मनी नहीं लिखेंगे, क्या बढ़ेगा? तो यहाँ पे फॉरेन फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन करेंसी घटेगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी घटेगा, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी बढ़ा है, इसका मतलब क्या? हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, यानी कि निर्यात ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा सामान बाहर बहुत ज्यादा बिक रहा है और बाहर हमारे सामान की डिमांड बहुत अच्छी हो रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जहां पे आप लोग देखने के लिए क्या मिल रहा है कि 688.94 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ चुका है। ठीक है, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व रोज बाय 1.68 बिलियन। ठीक है, यानी कि ये टोटल हो चुका है और बढ़ा कितना है? 1.68 बिलियन से बढ़ चुका है। ठीक है, अरब डॉलर बढ़ चुका है। कितना पहुंच गया बढ़ के? इतना पहुंच गया है बढ़ के। क्लियर पॉइंट? और फॉरेन करेंसी एसेट्स कितने के है उसमें? कितने की है? फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब क्या होता है? अलग 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 सामानों में उनकी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए अभी ये करेंसी तो इतने की है, ठीक है, 557.79 की करेंसी, ये सब मिला जुला के। ठीक है, उसके बाद गोल्ड का रिजर्व, सोने का रिजर्व कितना है हमारे पास? 107.74 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, उसके बाद एसडीआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, ये क्या होता है? ये आईएमएफ का, ठीक, आईएमएफ की करेंसी होती है। ये कितना है हमारे पास? 18.74 बिलियन डॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा। और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन हमारे पास 4.69 बिलियन है। यानी अलग 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 चीजों के अंदर हमारा रिजर्व बढ़ा है, जिसकी वजह से टोटल हमारा रिजर्व कितना बढ़ गया है? 688.94। तो अभी हमारा जो फॉरेन मार्केट है पॉजिटिव है, फॉरेन मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छा चल रहा है, हम अच्छा यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, तभी तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, यानी कि हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.68 बिलियन बिलियन बढ़कर 688.94 बिलियन डॉलर हो गया है। इसमें विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां, सोना भंडार, एसडीआर और आईएमएफ में भारत की रिजर्व स्थिति शामिल की गई है। ये पूरा पूरा आपके सामने है। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए आगे बात देख लेते हैं क्या है। नीदरलैंड ने स्टैब्लिश किया है, ठीक है, नीदरलैंड ने स्टैब्लिश किया है जेटीआईजे। ठीक है, जेटीआईजे स्टैब्लिश किया है, और किस लिए किया है? ताकि
JTIC फॉर स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक कॉपरेशन। भारत और भारत और नीदरलैंड, ठीक है, भारत और नीदरलैंड का ट्रेड व्यापार, ठीक है, बहुत पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएंगी ही, आती ही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आते हैं। तो इन सारी रुकावटों से निपटने के लिए ठीक है, भारत ने और नीदरलैंड ने क्या बनाया है, तो जेटीआईसी बनाया है, जेटीआईसी बनाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जॉइंट ट्रेड, जॉइंट, ठीक है बच्चों, जॉइंट ट्रेड, ठीक है, जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है, जेटीआईसी, ठीक है बच्चों, जेटीआईसी इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जेटीआईसी, ठीक है, जेटीआईसी। एक मिनट, सेंटर को आप कमिटी कर लीजिए, ठीक है, कमिटी कर लीजिए। और सेंटर सेंटर में ठीक है, लेकिन आप कमिटी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए, कमिटी, जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमिटी, जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमिटी, ठीक है। अब क्या किया जाएगा इस कमिटी से, अभी देखिए, कोई भी देश के साथ जब हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो प्रॉब्लम्स लाजमी है कि कई बार हम ट्रेड कर रहे हैं और डॉलर का रेट गिर गया, उस देश का करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू गिर गई, या फिर कोई भी 50 तरह की परेशानियां होती हैं। तो ट्रेड खराब होता है तो हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं, तो ट्रेड को सही करेंगे ताकि हमारा रिश्ता सही हो जाए। इसके लिए एक कमिटी ही बना दी गई है, कमिटी ही बना दी गई है, जॉइंट जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमिटी बना दिया गया है, किसके किसके बीच में, भारत और नीदरलैंड के बीच में, ठीक है। चलिए, तो भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वो एग्रीमेंट जो जिसमें लिखा रहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर के काम करने वाले हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को नियमित और संचालित बनाना है, यानी कि दोनों देश मिलकर के बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, दोनों देश बहुत बेहतरीन तरीके से आगे व्यापार और ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो याद रखना कि भारत ने किस देश के साथ जेटीआईसी यानी कि जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी का गठन किया है, तो नीदरलैंड के साथ किया है। जॉइंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड कमेटी या जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी किस क्षेत्र के लिए किया गया है नीदरलैंड के साथ, तो व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, या फिर व्यापारिक संबंधों को बहुत अच्छा करने के लिए, या फिर हम लोग व्यापारिक रिलेशनशिप बहुत मजबूत कर लें, या फिर उसमें आने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जेटीआईसी बनाया है, ठीक है। पहले भी होती थी इस तरह की कमेटी, लेकिन एडहॉक बेसिस पे होती है, ठीक है, एडहॉक बेसिस पे होती है। एडहॉक बेसिस का मतलब क्या है, ठीक है ना, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो एडहॉक बेसिस को खत्म करके परमानेंट एक कमेटी ही बना दी गई है, यानी कोई भी समस्या आएगी तो ये कमेटी यहाँ पे देखेगी कि वो समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इनॉग्रेशन किया है, एक यहाँ पे उद्घाटन किया है गुवाहाटी में एयरपोर्ट टर्मिनल का, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखना, टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अब टर्मिनल का उद्घाटन का मतलब क्या है, ठीक है, एयरपोर्ट टर्मिनल का, ठीक है, एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन क्या है, किया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यहाँ पर एयरपोर्ट से रिलेटेड सारी की सारी, यहीं पर प्रॉपर एक रनवे भी होगा, ठीक है, यहीं पर ही अंडरग्राउंड रास्ते भी होंगे, ठीक है, यहीं पर सब कुछ होगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है किस चीज का, इंटेग्रेटेड, ठीक है, इंटेग्रेटेड बॉम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल का, ठीक है, एट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना। ये एक एयरपोर्ट टर्मिनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रनवे हो गया, और आपका ये जितना भी रनवे हो गया, जो जहाँ पे पार्किंग की जाती है, हमारी शिप्स वगैरह हो गई, या पार्किंग से लेकर के रनवे के बीच का जो रास्ता हो गया ये, और बाहर और अंडरग्राउंड का रास्ता हो गया, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। क्या नाम है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है बच्चों, गोपीनाथ बारदोलोई, बारदोलोई, ठीक है, बारदोलोई
ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये याद रखना, ये बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया है। और इसका खास बात क्या है कि इसे सजाया गया है तो बम्बू से सजाया गया, बम्बू बांस, ठीक है। अब इसको ना बैम्बू ऑर्किड से सजाया गया है, बैम्बू, यानी इसका जो थीम रखा गया है ना, बैम्बू ऑर्किड्स रखा गया है, ठीक है, बैम्बू ऑर्किड से रखा गया है। अब इसको देखो किस तरीके से बांस ही बांस से सजाया गया है, दिखाई दे रहा है, ग्रीन 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 बांस, यहाँ पे गेंडा दिखाई दे रहा है। मतलब ये बहुत एक हरियाली को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि ग्रीनरी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक थीम बनाई गई है, ठीक है। ये तकरीबन तकरीबन 13.1 मिलियन 13.1 मिलियन पैसेंजर्स की बात करें, मतलब पैसेंजर्स को ढोता है ये एयरपोर्ट, याद रखेगा। तो चलिए, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है नए इंटीग्रेटेड बॉम्बू ऑर्किड, बॉम्बू ऑर्किड का मतलब इसको बॉम्बू से सजाया गया है, बांसों से। कहाँ पे? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, तकरीबन 13.1 मिलियन पैसेंजर्स को ये एक साल में ढो सकता है। इसमें इंप्रूव रनवे भी इंप्रूव किया गया है, ठीक है। एप्रन एप्रन जहाँ पे शिप्स को, जहाजों को पार्क किया जाता है, एरोप्लेन को पार्क किया जाता है, वो एप्रन कहलाता है। टैक्सी वेज, ये रनवे से लेकर के एप्रन तक जाने का जो रास्ता है उसको टैक्सी वेज कहते हैं। सभी को इंप्रूव किया गया है जिससे कि पैसेंजर्स का फ्लो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो सके, ठीक है बच्चों। चलिए 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 आगे देखिए। अब जितना भी मैंने आप लोगों को सवाल कराया है, सारे के सारे सवालों के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं एमसीक्यूज, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। डेजर्ट एक्सरसाइज साइक्लोन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के नए नए साझा लोगों को किसने अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया है? ये बात याद रखना आप लोगों को, मतलब किसने लोगों को बताया है कि नया लोगो बना दिया गया है। और तीसरा आता है, नैना कालू ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? चौथा, ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, थ्रू विच प्लेटफॉर्म आर रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड अंडर दिस बॉन्ड बास्केट 2025। और उसके बाद आरबीआई का डेटा के हिसाब से 12 दिसंबर 2025 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हो चुका है, ठीक है। चलिए, इंडिया ने स्टैब्लिश किया है नीदरलैंड के साथ मिलकर के पहला जेटीआईसी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताई थी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट रिसीव द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल इनॉग्रेशन इन दिसंबर 2025, ठीक है बच्चों। सारे के सारे एमसीक्यूज आपके सामने हैं और आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगले सेशन में फिर से, तब तक आप लोग अपने ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।